नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी को जॉब मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ये एग्रीकल्चर का तीसरा सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस इसमें किया गया है और जो इसका पीडीएफ है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन विच अमीनो एसिड, मतलब अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो पहला ऑप्शन है सीरीन, दूसरा है ग्लाइसिन, तीसरा है वैलिन, चौथा है लाइसिन। तो इसका सही उत्तर है लाइसिन। अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो लाइसिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अनाज पहले जान लेते हैं अनाज होता क्या है। अनाज में क्या है, विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई, बाजरा, ज्वार, रागी और राई शामिल हैं। अनाज में गेहूं, चावल, मक्का आदि में प्रोटीन तो होता है, लेकिन उसके कुछ आवश्यक अमीनो अम्लों की मात्रा सीमित होती है। इसमें बहुत कम अमीनो अम्ल रहते हैं और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल है लाइसिन, जो कि शरीर के लिए अनिवार्य है। इसे शरीर स्वयं नहीं बना सकता है, इसीलिए भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है। और लाइसिन से जो भरपूर खाद्य पदार्थ कौन कौन होते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो यह है मांस, मछली, अंडे, दूध और बीन्स। लाइसिन क्या करता है? लाइसिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। और शाकाहारियों के लिए फलियां जैसे बीन्स, मटर और दालें, ये लाइसिन का सबसे अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारियों के लिए बीन्स, मटर और दालें। और लाइसिन की कमी से जो शरीर में प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा में क्या है, विशेष रूप से जो लाइसिन, थ्रेओनिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। तीन चीजों की कमी पाई जाती है मोटे अनाजों में। चावल में ये पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में, चावल में लाइसिन की मात्रा सबसे कम होती है। सबसे कम लाइसिन की मात्रा किसमें पाई जाती है? चावल में। अनाजों में लाइसिन की कमी कारण यदि भोजन में केवल अनाज हो और अन्य स्रोत जैसे दाल या दूध उत्पाद न हो तो प्रोटीन की गुणवत्ता घट जाती है, क्योंकि प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लाइसिन की कमी रहेगी। तो जिससे क्या हो जाएगा? क्वार्सियोर कोर बीमारी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बगैसे एंड मोलेसेस आर बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विच क्रॉप्स। कह रहा है खोई और सीरा निम्नलिखित में से किस फसल के प्रसंस्करण के उत्पाद हैं। तो पहला ऑप्शन है राइस, दूसरा है व्हीट, तीसरा है बार्ले, चौथा है सुगर केन। तो इसका सही आंसर है सुगर केन। गन्ने में क्या है, खोई और सीरा इसके जो है बाई प्रोडक्ट हैं। अब समझ लेते हैं बाई प्रोडक्ट होता क्या है। तो बाई प्रोडक्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो है उपोत्पाद, मतलब यह ऐसा उत्पाद है जो किसी निर्माण प्रक्रिया या प्रक्रिया के मुख्य उत्पाद के अलावा उत्पन्न होता है। जैसे गन्ने से क्या निकलता है? चीनी, चीनी उत्पादन होता है। तो उसमें जो अन्य उत्पाद हैं मुख्य उत्पाद के अलावा, उसका क्या होता है, जिसका मूल्य या महत्व मुख्य उत्पाद से कम होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? गन्ने में दो प्रमुख उपोत्पाद प्राप्त होते हैं, खोई और सीरा, जिसे बोलते हैं बगैसेस एंड मोलेसेस। तो जान लेते हैं होता क्या है। बगासे क्या होता है? बगासे क्या है? गन्ने के रस से निकलने के बाद बचा हुआ रेशा होता है। ये क्या होता है? बगासे रेशा होता है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? ईंधन और कागज बनाने और जैविक खाद के रूप में। ये देखिए, ये वाले जो डिग्रेडेबल प्लेट्स वगैरह बनते हैं, इसी से बनते हैं, बगासे से। और मोलासेस क्या होते हैं? ये गाढ़ा तरल होता है जो चीनी निकालने के बाद बचता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? शराब उत्पादन, पशु चारा और खाद्य उद्योग में यूज होता है। समझ गए ना? इसका बाय प्रोडक्ट ये बगासे और मोलासे हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब थोड़ा अन्य विकल्पों वगैरह में जानकारी ले लेते हैं। राइस, राइस के जो प्रोसेसिंग से चावल की भूसी निकलती है, जिसका उपयोग कहाँ होता है? तेल और चारा बनाने में। और व्हीट में क्या है? गेहूं पीसने पर भूसी और चोकर ब्रान प्राप्त होता है। और बार्ले में क्या निकलता है? बार्ले से मुख्यतः बियर निर्माण के लिए माल्ट तैयार किया जाता है, परंतु इसमें कोई सीरा जैसे उत्पादन नहीं निकलते हैं। मतलब बार्ले में क्या होता है? माल्ट मिलता है। व्हीट में क्या? भूसी और चोकर मिलता है। राइस में क्या? तेल और चारा। समझ गए? ठीक है। अब थोड़ा गन्ने के बारे में जान लेते हैं। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, जो देश का कुल गन्ना उत्पादन लगभग 50% योगदान देता है। उसके बाद महाराष्ट्र। और गन्ने से चीनी, गुड़, इथेनॉल उत्पादन किया जाता है।
गन्ने की खेती के लिए गर्म जलवायु, पर्याप्त जल आपूर्ति और अच्छी तरह से जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन मेडिएटेड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, स्पोर्स और अदर रिप्रोडक्टिव बोटेनिकल मटेरियल इज टर्म्ड। मतलब कह रहा है बीज, बीजाणु या अन्य जननात्मक वनस्पति उपादानों के मानव सुगमित वितरण को कहा जाता है। मतलब मानव द्वारा जो ये बीज, बीजाणु या कुछ उपादान होते हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनका उत्पादन हो जाता है, उनको क्या बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोकोरी, दूसरा है मिर्मियोकोरी, तीसरा है बेराकोरी, चौथा है एनेमोकोरी। तो इसका सही आंसर है एंथ्रोपोकोरी। क्या है इसका सही आंसर? एंथ्रोपोकोरी। तो जान लेते हैं एंथ्रोपोकोरी होता क्या है। जब बीज, बीजाणु या अन्य वनस्पतिक जननात्मक भागों को मनुष्यों द्वारा किया जाता है तो उसे एंथ्रोपोकोरी कहते हैं। यह क्या है? कृत्रिम प्रकार का प्रसारण है, जिससे क्या होता है मानवीय गतिविधियां बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहायक होते हैं। जैसे क्या होता है कि आधुनिक उदाहरण ये भी, जैसे ट्रैकिंग करते हुए बीज अपने जूतों में चिपक कर अनजाने दूसरी जगह में पहुंच जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोकोरी। अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो एंथ्रोपोकोरी क्या है? तभी बताया मैंने, मानव जनित वितरण बीजों का मनुष्य द्वारा फैलाव, जानबूझकर या अनजाने में, तो इसे बोलते हैं एंथ्रोपोकोरी। और दूसरा है क्या? मिर्मियोकोरी। मिर्मियोकोरी क्या होता है? चींटियों द्वारा वितरण, बीजों का फैलाव चींटियों के माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं? मिर्मियोकोरी बोलते हैं। और चौथा है क्या? बेराकोरी। बेराकोरी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा बीज खुद के वजन से नीचे गिरकर फैलते हैं, तो क्या हो गया? बेराकोरी। और चौथा है एनेमोकोरी। एनेमोकोरी नाम से ही समझ में आ रहा है, हवा द्वारा वितरण, बीजों का फैलाव वायु के माध्यम से होता है, जैसे कपास, सफेदा, गूलर। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया इन द रूट ऑफ। मतलब जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा किसकी जड़ों में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है शुगर केन, दूसरा है सीरियल, तीसरा है पल्सेस, चौथा है मस्टर्ड। तो इसका सही आंसर है दलहन। दलहन क्या होता है? जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा उनकी जड़ों में किया जाता है। तो थोड़ा जान लेते हैं होता क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। जो जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? एक प्रक्रिया जिसमें क्या है, वातावरण में मौजूद ये जो नाइट्रोजन है उसके कुछ विशेष जीवाणु बैक्टीरिया अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जिसे पौधे अपने उपयोग के लिए ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से दलहनी फसलों की जड़ों में होती है। ठीक है, क्या होता है, जो वातावरण में नाइट्रोजन रहते हैं विशेष जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जिससे क्या पौधे क्या करते हैं, अपने उपयोग के लिए ग्रहण करते हैं। अब दलहनों की जड़ों में जो राइजोबियम नामक क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव विशेष गांठों का निर्माण करते हैं। ये गांठें क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। राइजोबियम और दलहन फसल के बीच क्या है, एक सहजीवी संबंध होता है, जिसमें जीवाणु पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और बदले में पौधे से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया किन किन फसलों में होती है? वही दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द आदि जैसी दलहनी फसलों में पाई जाती है। थोड़ा अन्य ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। शुगर केन में क्या होता है, गन्ना क्या है, नाइट्रोजन स्वयं स्थिर नहीं करता है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में गन्ने के साथ क्या है, जो स्पिरिलम जैसे मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं की उपस्थिति का जिक्र है। ठीक है, तो कहीं कहीं ये माना गया है। और सीरियल्स, अनाज में क्या होता है, ये पौधे स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं। इन्हें कैसे प्राप्त होता है, उर्वरकों द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है। और मस्टर्ड में भी क्या है कि इसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता नहीं रखती, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बाहर से दी गई उर्वरकों से पूरी की जाती है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामीफोरा विटियाई इज अ प्लांट यूज्ड फॉर। मतलब कामीफोरा विटियाई जो गूगल पौधा इस्तेमाल होता है, तो किसमें इस्तेमाल होता है? लैक्सेटिव प्रॉपर्टी, मतलब रेचक गुण के लिए। दूसरा कह रहा है फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, मतलब हाइपरटेंशन के उपचार हेतु। और तीसरा कह रहा है फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, मतलब मधुमेह प्रबंधन हेतु। चौथा कह रहा है फॉर ओबेसिटी ट्रीटमेंट, मतलब स्थूलता उपचार हेतु। तो इसका सही आंसर है फॉर ओबेसिटी ट्रीटमेंट। मतलब जो कामीफेरा विटियाई जो पौधा है
वो किस लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए, मतलब मोटापा घटाने के लिए। तो ये होता है स्थूलता उपचार हेतु। तो ये जान लेते हैं कि ये कॉमीफेरा विटियाई पौधा क्या है, कैसे है। तो ये इसका ये देख लीजिए, ये फिगर बना हुआ है। अब जान लेते हैं थोड़ा कॉमीफेरा विटियाई क्या है। सामान्यतः गूगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गूगल। यह क्या है? कांटेदार झाड़ीदार पौधा है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है गोंद स्राव, जिसे रेजिन या गम बोलते हैं, जिसका आयुर्वेदिक चिकित्सा में गुग्गुल कहा जाता है। अब जान लेते हैं गुग्गल के गोंद में क्या है। गुग्गुल स्टोरोन पाया जाता है। एक सक्रिय यौगिक पाया जाता है जो शरीर में जो फैट या लिपिड रहते हैं उनको नियंत्रित करता है। और यह यौगिक कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने और वसा कोशिकाओं को विघटन में सहायक होता है। इस कारण गुग्गल का उपयोग किस लिए यूज होता है? स्थूलता, हृदय रोग और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे बीमारियों के इलाज में किया जाता है। तो इसका जो मुख्य उपयोग कहाँ होता है? स्थूलता मतलब मोटापा कम करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 7500 BC, कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वाज स्टार्टेड फर्स्ट। मतलब कृषि 7500 BC में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित पौधों में किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी? तो पहला ऑप्शन है मक्का और कपास, दूसरा है राइस एंड मैजा, चौथा है ग्राउंडनट एंड राइस, और चौथा है व्हीट एंड बार्ले। तो इसका सही आंसर है, एक मिनट, इसका सही आंसर है गेहूं और जौ। कौन सा? 7500 BC में जो अस्तित्व में आया पौधा जो खेती के लिए जो था, व्हीट एंड बार्ले, मतलब गेहूं और जौ। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। कृषि का प्रारंभ 7500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। प्रारंभिक जो प्रमाण है पश्चिमी एशिया के फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र में मिलता है, जैसे वर्तमान में इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और तुर्की के कुछ भाग शामिल हैं। इसमें क्या हुआ था कि मानव सभ्यता ने शिकार और संग्रहण से हटकर अस्थायी कृषि की ओर कदम बढ़ाया था। इस काल में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की जाने लगी थी। ठीक है, सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी, जो 7500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोफोन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, मतलब आइसोफिन निम्नलिखित घटनाओं में से किसे संदर्भित करता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लाइंस ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन, मतलब समान ऊंचाइयों को जोड़ने वाली रेखा है, इसको कॉन्टूर बोलते हैं। जान लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन, इसको कॉन्टूर बोलते हैं। और दूसरा कह रहा है लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, मतलब समान वायुमंडलीय घटनाओं वाली रेखाएं। और दूसरा तीसरा कह रहा है लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमेना, मतलब समान मौसमी घटनाओं वाली रेखाएं। और चौथा कह रहा है लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर, मतलब समान तापमान वाली रेखाएं। तो इसका सही आंसर है ये क्या है? लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमेना, मतलब समान मौसमी घटनाएं वाली रेखाएं। तो आइसोफिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइसोफिन क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं जो उन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं जहां किसी विशेष मौसमी घटना एक ही समय में आगमन या प्रकट होता है, मतलब एक ही मौसम में वो चीजें होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी देश में विभिन्न हिस्सों में आम के फूल के एक ही तारीख खिलते हैं तो उन स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसोफिन कहा जाता है। थोड़ा अन टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं इसी से रिलेटेड। आइसोफिन जैसे बता ही चुका, सम मौसमी घटनाओं वाली रेखाएं, मतलब किसी विशेष मौसमी घटना जैसे फूल खिलना, पत्ती झड़ना की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा। आइसोथर्म नाम से ही समझ में आ रहा है, समान तापमान वाली रेखा, मतलब जिन स्थानों का औसत तापमान समान होता है। आइसोहाइट क्या होता है? समान वर्षा वाली रेखा, जिन क्षेत्रों में समान वर्षा होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट। और आइसोहेल क्या है? समान सूर्य प्रकाश वाली रेखा, मतलब जिन स्थानों को समान अवधि तक सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आइसोहेल बोलते हैं। आइसोबार क्या होता है? ये भी जानते हैं सब लोग, समान वायु दाब वाली रेखा, मतलब एक ही वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। आइसोबात क्या है? समान समुद्र गहराई वाली रेखा। आइसोहेलिन क्या है? देखो, आइसोहेल है क्या है? सूर्य प्रकाश वाली रेखा। और आइसोहेलाइन क्या है? समान लवणता वाली रेखा, मतलब समान सैलिनिटी वाली रेखा। और आइसोक्वांट क्या होता है? समान उत्पादन वाली रेखा, मतलब जहाँ पे समान उत्पादन होता है। आइसो एंजाइम क्या होता है? समान कार्य करने वाले एंजाइम। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
पायरेथ्रम एन इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब पायरेथ्रम एक पादप मूल का कीटनाशक निकाला जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है रूट्स एंड डेरिस इलेप्टिका, मतलब डेरिस इलेप्टिका की जड़ों से। फ्लावर्स ऑफ क्राइसेंथेनम सिनारिफोलियम के फूल से, ठीक है। और तीसरा कह रहा सीड्स अजारिक्टा इंडिका के, ठीक है। और चौथा कह रहा रूट्स ऑफ निकोटिना टोबैकम। तो इसका सही आंसर है फ्लावर्स ऑफ क्राइसेंथेनम सिनेफेरेरियम के फूल से। पायरेथ्रम जो है ये किससे निकाला जाता है, तो ये क्या है, एक फूल होता है, कौन सा, क्राइसेंथेमम सिनेफेलियम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं होता क्या है। पायरेथ्रम क्या है, एक प्राकृतिक कीटनाशक है। कौन सा, एक प्राकृतिक कीटनाशक है। किससे मिलता है ये, क्राइसेंथेमम सिनेफेलियम से, पौधे के सूखे फूलों से निकाला जाता है। इसमें पाया जाना जो यौगिक है पायरेथ्रिन कहलाता है। ये क्या करता है, कीटों की तंत्रिका तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है, मतलब उन्हें मारता है। यह क्या है, कीटनाशक कम विषैला होता है, मानव व पालतू जानवरों को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, इसीलिए मॉर्टिन वगैरह में ये यूज होता है। यह संपर्क आधारित कीटनाशक होता है, यानी कीट के संपर्क में आने से यह प्रभाव डालता है। यह ऑर्गेनिक खेती में भी अनुमन्य है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कौन सा, अन्य विकल्पों के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा ये जान लीजिए क्या है अजा डिरेक्टा इंडिका। ये क्या है, नीम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, नेचुरल कीटनाशक होता है, ठीक है। ये नीम के पौधे से प्राप्त होता है। और ये क्या है, निकोटिना टोबैकम, नाम से समझ में आ रहा है तंबाकू का पौधा है। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि डाईबैक एंड रिक्लेमिनेशन डिजीज ऑफ साइट्रस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब नींबू की क्षय और उद्धार बीमारी किस कमी के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है आयरन, तीसरा है जिंक, चौथा है सल्फर। तो इसका सही आंसर है कॉपर। कॉपर की कमी से क्या होता है, नींबू की क्षय और उद्धार बीमारी होती है, मतलब डाईबैक एंड रिक्लेमिनेशन डिजीज होती है कॉपर की कमी से। अब जान लेते हैं साइट्रस क्या है, नींबू वर्गीय फसलें जैसे संतरा, नींबू, मौसमी आदि में कॉपर की कमी से डाईबैक रिक्लेमिनेशन डिजीज पाई जाती है। ये है डिजीजेस। डाईबैक का अर्थ क्या है, पौधों की शाखाएं पीछे की ओर सूखने लगती हैं, ठीक है, डाईबैक बोलते हैं। और ऊपरी सिरा धीरे धीरे सूखने लगता है। और रिक्लेमिनेशन डिजीज क्या है, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां पीली व छोटी हो जाती हैं, और जो इनकी शाखाओं की ग्रोथ क्या होती है, कम हो जाती है। ये दोनों जो लक्षण है कॉपर की कमी से पाए जाते हैं। तो कॉपर की कमी से बता ही दिया कि शाखाओं के पीछे सूखना डाईबैक और रिक्लेमिनेशन रोग होता है। आयरन की कमी से, आयरन की क्या होता है, आयरन जो है क्लोरोफिल में सहायक होता है, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है कि एक इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है, यानी पत्तियों की नसों के बीच का हिस्सा पीला हो जाता है। और जिंक की कमी से क्या होता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं। और सल्फर की कमी से क्या होता है, पूरी पत्ती का पीलापन हो जाता है, विशेषकर किसकी, नई जो पत्तियां होती है उसमें पीलापन सल्फर की कमी से हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्रोनी व्हीट इज नोन एज, मतलब मैक्रोनी गेहूं किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है टिट्रिकम स्टाइवम, दूसरा कह रहा है टिट्रिकम ड्यूरम, तीसरा है टिट्रिकम डिकोकम, चौथा है टिट्रिकम मोनोकोकम। तो इसका सही आंसर है टिट्रिकम डिकोकम। नहीं, इसका एक मिनट, सॉरी, इसका सही आंसर है टिट्रिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं को किस नाम से जाना जाता है, टिट्रिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा जान लेते हैं ये क्या है, गेहूं की प्रजाति है। टिट्रिकम ड्यूरम क्या है, सामान्यतः ड्यूरम व्हीट और मैक्रोनी गेहूं कहा जाता है। ये क्या होता है, कठोर गेहूं होता है। ड्यूरम है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्यूरेबल। तो ये क्या होता है, कठोर गेहूं होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और ग्लूटेन की क्वालिटी मजबूत होती है। सामान्यतः यह गेहूं निम्न उत्पाद बनाने में किया जाता है, कहाँ पे, मैक्रोनी में, पास्ता में, नूडल्स में और सिमोनोलिया मतलब सूजी में। इस गेहूं का रंग हल्का पीला होता है, समान गेहूं की तुलना में ये कठोर होता है, इसीलिए इसका नाम है टिट्रिकम ड्यूरम। जान लेते हैं गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है सबको पता है, टिट्रिकम अस्टेवियम। ये सामान्य गेहूं होता है। भारत में सर्वाधिक बोया जाने वाला गेहूं रोटी और ब्रेड में प्रयुक्त होता है, कौन सा, टिट्रिकम अस्टेवियम।
और दूसरा है ट्रिटिकम ड्यूरम, क्या है अभी बता ही चुका हूँ, ये मैक्रोनी पास्ता और सूजी बनाने के लिए यूज होता है। अब ये है ट्रिटिकम डिकोकम, ये क्या होता है, खफली गेहूं जिसे बोलते हैं, ये महाराष्ट्र मध्य भारत में सीमित क्षेत्रों में बोया जाता है। और ये चौथा है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये क्या है, पुरानी गेहूं है, आदिम गेहूं है, सबसे पुराना गेहूं, इसका उत्पादन बहुत कम होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इज, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। तो पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है यूएसए, तीसरा है इंडिया, चौथा है रसिया। तो सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश चाइना है। अब जान लेते हैं मतलब थोड़ा तंबाकू के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश चाइना है, दूसरा इंडिया है। तंबाकू क्या है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, निकोटीना टबैकम। ये क्या है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। कौन से कुल की है, कभी कभी पूछ लेता है, कौन सी, सोलोनासी कुल की। सोलोनासी कुल में कौन कौन से होते हैं, आलू टमाटर बैगन भी शामिल होते हैं, इसी कुल का जो है टोबैको भी है। ये क्या है, मुख्य रूप से पत्तों के लिए उगाई जाती है। इनका उपयोग कहाँ होता है, सबको पता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला तंबाकू उत्पादों में किया जाता है। क्या है, इनमें जो प्रमुख रसायन कौन सा है, निकोटीन पाया जाता है। क्या एक शक्तिशाली एल्कलॉइड है जो नशे की लत उत्पन्न करती है। चीन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, लगभग 40% हिस्सा अकेले पैदा करता है। इसके बाद भारत, फिर ब्राजील, फिर अमेरिका का स्थान आता है। भारत क्या है, न केवल दूसरा उत्पादक देश है बल्कि इसका निर्यातक भी है दूसरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। तंबाकू खेती के बाद जो पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रेसिंग। और जबकि इन पत्तियों को विशेष तरीके से सुखाकर उसमें गंध और स्वाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहलाती है। क्यूरिंग समझ गए क्या होता है, जो स्मेल करता है थोड़ी अच्छी तंबाकू में, तो उसको क्यूरिंग बोलते हैं। और जो पत्तियों को तंबाकू से अलग किया जाता है उसको ट्रेसिंग बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है समर डाईबैक लिटिल लीफ एंड ग्यूमोसिस ऑफ साइट्रस आर डिजीज ऑफ साइट्रस प्लांट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब समर डाईबैक लिटिल लीफ तथा गमोसिस ऑफ साइट्रस रोग किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा है कॉपर, तीसरा है जिंक, चौथा है मोलिब्डेनम। तो इसका सही आंसर है बी, कॉपर। कॉपर की कमी से समर डाईबैक लिटिल लीफ और गोमोसिस ऑफ साइट्रस रोग हो जाता है। ठीक है, ये जो समर डाईबैक और लिटिल लीफ गोमोसिस ये तीनों क्या है, साइट्रस रोग है। किनकी कमी से होते हैं, कॉपर की कमी से होते हैं। कॉपर क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सबको पता है। और इसकी कमी से क्या होती है, पत्तियां छोटी डालियां सूखने लगती है और तनों में गोंद निकलने लगता है, जिसे गमोसिस बोलते हैं। अब अन्य जान लेते हैं कि बोरान की कमी से क्या होता है। बोरान की कमी से क्या होता है, फल झड़ने लगते हैं, फलों में दरारें पड़ जाती हैं। और कॉपर की कमी से क्या होता है, भी बता ही चुका, समर डाईबैक लिटिल लीफ गोमोसिस। और जिंक की कमी से क्या होता है, इंटरनोडकम छोटी पत्तियां। मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, फूल गोभी में विप्टेल रोग हो जाता है। ये पूछता है एग्जाम में, मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल रोग हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच फ्रूट्स इज कॉल्ड है किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स। मतलब कौन सा फल शुष्क फलों का राजा कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है मैंगो, दूसरा है एवोकाडो, तीसरा है ड्यूरियम बेर और चौथा है एप्पल सेब। तो इसका सही आंसर है बेर। बेर को क्या कहा जाता है, शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। बेर क्या है, शुष्क फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि अत्यंत शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में भी उगाया जाता है। ये क्या है, बहुपारिस्थितिकी फलदार वृक्ष है जिसमें कम पानी, खराब मिट्टी और उच्च तापमान में भी जीवित रहता है। बेर का जो साइंटिफिक नेम है जिजीफस मोरिटियाना कहा जाता है। यह क्या शुष्क और शुष्क में उगाया जाता है। ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिणी एशिया में व्यापक रूप से किया जाता है। मैंगो सबको पता है, एक उष्णकटिबंधीय फल है, फलों का राजा कहा जाता है। एवोकाडो क्या है, उच्च वसा युक्त फल है, गुड फैट माना जाता है। बेर क्या है, शुष्क फलों का राजा। एप्पल क्या है, शीतोष्ण जलवायु का फल। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज काज्ड बाय। मतलब क्रूसीफर्स का सफेद रस्ट किस कारण से होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया ब्रासियासी, दूसरा है पेरोनोस्पोरा ब्रासियासी, तीसरा है पुसिनिया ब्रासियासी, चौथा है अल्बुगो कैंडिडा। तो इसका सही आंसर है
अल्बुगो कैंडिडा। मतलब क्रूसीफरस का जो सफेद रस्ट, ये देख रहे हैं सफेद रस्ट, तो किसके कमी से किस कारण से होता है? अल्बुगो कैंडिडा। थोड़ा जान लेते हैं होते क्या है ये सब। जो व्हाइट रस्ट है ये क्या है? क्रूसीफेरा परिवार को पौधों को प्रभावित कर, जैसे सरसों, गोभी, मूली, ये फूल गोभी, ये देखिए इनकी पत्तियां हैं, तो इसमें क्या व्हाइट रस्ट पड़ जाती है। यह रोग क्या है? ओमासाइट के कारण होता है। और क्या है? अल्बुगो जो कैंडिडा है क्या है? ये सच्चा फफूंद नहीं है, बल्कि एक फफूंद सदृश प्रोटिस्ट है। मतलब ये फफूंद नहीं है, ये ऐसे दिखता है फफूंद जैसा। इसमें क्या होता है? पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फूली हुई धब्बियां, फुंसियां ऐसे दिखाई देती हैं, जैसे ये देखिए। और तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिमेंटल सल्फर व्हेन अप्लाइड टू द सॉइल इज कन्वर्टेड टू सल्फेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्पीसीज। मतलब तात्विक सल्फर को मिट्टी में मिलाने पर निम्नलिखित में से किस जीवाणु द्वारा सल्फेट में बदला जाता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है थायोबैसिलस एसपी, दूसरा कह रहा है स्यूडोमोनास, तीसरा कह रहा है नाइट्रोबैक्टर, चौथा कह रहा है क्लाडिस्ट्रियम। तो कह रहा है कि जो सल्फर जब मिट्टी में डाला जाता है तो किस जीवाणु द्वारा इसे सल्फेट में बदला जाता है? तो इसका सही आंसर है थायोबैसिलस एसपी। होता क्या है, जब एलिमेंट सल्फर क्या है खेत में डाला जाता है तो पौधों द्वारा सीधे उपयोग में नहीं होता है। पौधों द्वारा इसका जो अवशोषण रूप है कौन सा है? सल्फेट। तो परिवर्तन करना पड़ता है इसमें, सल्फर नहीं डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। किसके द्वारा होता है? थायोबैसिलस नामक जीवाणु की सहायता से होता है। तो थायोबैसिलस एसपी के द्वारा होता है। ये थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। थायोबैसिलस एसपी बता ही चुका। ये क्या करता है? सल्फर का ऑक्सीकरण करता है, सल्फर सल्फेट में बदलता है। दूसरा क्या है? स्यूडोमोनास क्या करता है? एक जैव नियंत्रक एजेंट है, नाइट्रोजन चक्र में सहायक होते हैं स्यूडोमोनास। और नाइट्रोबैक्टर सबको पता होगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। और चौथा क्या है? क्लाडिस्ट्रियम। क्लाडिस्ट्रियम क्या करता है? यह एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब हवा के जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करता है। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल गोभी में से किस पोषक तत्व की कमी से विप्टेल रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स काजेज विप्टेल डिजीज ऑफ कलीफ्लावर। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मैग्नीशियम, दूसरा क्या कह रहा है? बोरान, तीसरा कह रहा है मॉलिब्डेनम, चौथा जिंक। तो फूल गोभी में विप्टेल रोग किसकी कमी से होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। विप्टेल डिजीज क्या है? ये देखिए कलीफॉर्म, ये देखिए विप्टेल डिजीज है। ये क्या मुख्यतः कलीफ्लावर में पाए जाने वाला एक पोषक तत्व की कमी से होता है, जब ये मिट्टी में मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है। ये क्या है? एक विप जैसे कोड़े की पूंछ जैसी होती है, इसीलिए इसे विप्टेल कहा जाता है। शुरुआती अवस्था में पत्तियां पीली और सुकड़ी दिखाई देती हैं। और थोड़ा जान लेते हैं किन पोषक तत्वों से क्या क्या कमियां होती हैं। मैग्नीशियम से क्या होता है? पुराने पत्तों में क्लोरोसिस, पीले धब्बे पड़ जाते हैं। बोरान से क्या होता है? फूलों की खराब वृद्धि होती है। हॉलो स्टेम, मतलब तनों में छेद हो जाता है, फलों में दरारें हो जाती हैं। मॉलिब्डेनम से क्या होता है? फूल गोभी में विप्टेल और नाइट्रोजन के अवशोषण में बाधा। अगर मॉलिब्डेनम की कमी होगी तो नाइट्रोजन का अवशोषण भी कम होता है। जिंक की कमी से क्या होता है? पत्ते जो होते हैं छोटे होते हैं और इंटरविनल क्लोरोसिस होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेसिंग इज रिलेटेड टू। ट्रेसिंग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है शुगर केन, दूसरा है चना, तीसरा है टोबैको, चौथा है केला। तो इसका सही आंसर है शुगर केन। मतलब गन्ना क्या है? गन्ना में ट्रेसिंग होता है। ट्रेसिंग समझ लेते हैं, ट्रेसिंग होता क्या है। ट्रेसिंग क्या है? कृषि क्रिया है जिसमें गन्ने की खेती की जाती है। इसमें गन्ने के पौधे के नीचे जो सूखी या पुरानी पत्तियों को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया क्या है? फसल वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण और हवा के संचार को बेहतर बनाती है। नीचे जो सूखी हुई पत्तियां रहती हैं उनको हटा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? बढ़िया से ग्रोथ करता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, हवा पास होता है। इससे क्या होता है? रोगों की संभावना कम होती है। क्या करता है? वेंटिलेशन बेहतर होता है, कीटों रोगों की संभावना घटती है, प्रकाश समुचित रूप से जाता है, खेत का समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। शुगर केन क्या है? ट्रेसिंग इससे संबंधित है। ग्राम में क्या होता है? चने की कटाई के बाद थ्रेसिंग की होती है। शुगर केन में क्या होता है? ट्रेसिंग। ग्राम में क्या होता है? थ्रेसिंग। टोबैको में क्या होता है? लीफ क्योरिंग, जैसे बताया ना, लीफ क्योरिंग क्या होता है? उसमें सुगंधित मिलाया जाते हैं, सुगंध वाली चीजें। बनाना में क्या होता है? डिस्क्लैडिंग जैसे क्रियाएं होती हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास इज केमिकली, पोटास का जो रासायनिक रूप क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट, दूसरा कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा पोटेशियम सल्फेट, चौथा पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है पोटेशियम क्लोराइड। पोटास का जो रासायनिक रूप है मतलब म्यूरेट, तो उसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। क्या म्यूरेट ऑफ पोटास क्या है? रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है। जब विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है, लगभग 60 से 62% पोटास होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम और ऐसे 18-20 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है।